दोस्तों नमस्कार, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। टेक्निकल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डीसी मशीन के बारे में जानेंगे, जिसमें इस लेक्चर में हम लोग डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। डीसी मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, जो कि फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। डीसी मशीन में जनरली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट डीसी मोटर के बारे में हम लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। यानी इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, आउटपुट के रूप में रोटेटरी मोशन, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम आउटपुट को लेते हैं टर्मिनल से। दूसरा है डीसी जनरेटर, जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को एज ए इनपुट देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए आउटपुट लेते हैं। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर आर सेम। दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है, जिसमें मुख्यतः डीसी मोटर हो या जनरेटर हो, यानी डीसी मशीन में मुख्यतः पार्ट्स जो मेन पार्ट्स होते हैं वो स्टेटर, आर्मेचर जिसको रोटर भी कहते हैं, वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग एज वेल एज फील्ड वाइंडिंग जिसको स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं, एंड मेन जो पार्ट है डीसी का वो है कम्यूटेटर। डीसी मशीन में वो कम्यूटेटर है जो कि एसी मशीन में नहीं होता है। कार्बन ब्रशेस, कूलिंग फैंस इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, बट मेनली 5 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन स्टेटर, सेकेंड वन आर्मेचर, थर्ड वन वाइंडिंग, फोर्थ वन कम्यूटेटर एंड फिफ्थ वन ब्रशेस। इसका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड योक। डीसी मशीन जैसे अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये होल पार्ट इज कॉल्ड योक, फ्रेम। योक मुख्यतः आयरन से बना होता है, आयरन स्टील से बना होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और दूसरा जो मुख्य पार्ट है फ्लक्स को लो रिलक्टेंस मैग्नेटिक पाथ देना, जिसके कारण मशीन के इंटरनल पार्ट में जो फ्लक्स की जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। एंड पोल शू, जब हम मशीन को इंटरनली देखेंगे तो योक से कनेक्टेड होते हैं पोल्स। अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये जो योक से कनेक्टेड एरियाज है दैट इज कॉल्ड पोल, एंड ये जो ऐसे स्ट्रेच्ड एरिया है, स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड पोल शू। दोनों का पर्पस क्या होता है? पोल क्या करता है? पोल वो मशीन का पार्ट है जहाँ पे फील्ड वाइंडिंग की जाती है। इसे आप ध्यान से देखते होंगे कि ये प्लस जो कनेक्शन ये यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एंड देन इस पे। सो ये जो वाइंडिंग है दैट इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग पोल पे ही होती है। और ये जो फील्ड वाइंडिंग है, पोल पे जब हम फील्ड वाइंडिंग को करते हैं तो पोल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। पोल शू का फंक्शन क्या होता है कि ये फ्लक्स को जब हम फील्ड वाइंडिंग इसमें करेंगे तो एक फ्लक्स क्रिएट होगा एन टू एस। ठीक है, अगर ये एन है और ये एस है तो ये अगर इस डायरेक्शन में फ्लक्स बन रहा है तो इस फ्लक्स को आर्मेचर के एरियाज में, होल एरियाज में कवर करने के लिए ये पोल शू एक्सपैंड करता है। जैसे आप यहाँ से ध्यान देखिए, इस ऐसे ऐसे एरियाज में ये पोल शू आर्मेचर के वो के पूरे एरियाज को कवर करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को, ताकि फील्ड वाइंडिंग का जो एरिया है वो होल आर्मेचर के कंडक्टर को कवर करे। ये पोल शू का काम है, वो फ्लक्स को एक्सपैंड करता है। पोल का जो बेस है वो आयरन का बना हुआ होता है और उसमें ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उसके पोल एंड पोल शू दोनों को लेमिनेशन करते हैं, सो डेट कि हमारा ईडी करंट लॉसेस कम हो जाए। मशीन को अगर आप डिसमेंटल करके अगर आप देखेंगे या फिर कमीशनिंग के समय देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा जो स्टेटर में किया हुआ रहेगा, एंड ये जो वाइंडिंग की हुई है डेट इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग डीसी मशीन के पोल पर की जाती है, जैसा कि आप इस फिगर को भी देख सकते हैं। इस पोल पे एन एन एस एस इस पे वाइंडिंग की हुई है, एंड इस टाइप की वाइंडिंग को जो पोल पर की जाती है उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और फील्ड वाइंडिंग का मेन काम होता है वो फील्ड फ्लक्स को प्रोवाइड करना, आर्मेचर को फील्ड फ्लक्स प्रोवाइड करना। और ये फील्ड वाइंडिंग एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स से भी हो सकती है और एज वेल एज जो मशीन का आउटपुट होगा उससे भी हो सकती है। अगर ये एक्सटर्नल डीसी सोर्स से होती है तो उस मशीन को बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, और अगर आउटपुट मशीन के ही आउटपुट से अगर हम फील्ड को एक्साइट करते हैं तो उसको कहते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, जो कि हम लोग आगे जब टाइप्स में देखेंगे तो इसमें उसको डिटेल से कवर करेंगे। ये जो वाइंडिंग होती है जनरली कॉपर वाइंडिंग होती है, और कॉस्ट को कम करने के लिए हम एल्युमिनियम वाइंडिंग भी कर सकते हैं। वाइंडिंग में जब हम डीसी करंट को देते हैं तो डीसी करंट जब कॉइल से पास होता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो पोल को मैग्नेटाइज करता है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, एंड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड फील्ड फ्लक्स। ये फील्ड फ्लक्स डीसी कॉइल में जो डीसी फील्ड फील्ड वाइंडिंग में जो डीसी करंट फ्लो कराते हैं उसके प्रोपोर्शनली होता है, यानी जितना ज़्यादा डीसी करंट देंगे उतना ही ज़्यादा फील्ड करंट होगा, उतना ही ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन फिर हम लोग डीसी करंट उतना देते हैं ताकि फ्लक्स जो है वो एयर गैप में क्रॉस कर जाए टू आर्मेचर। डीसी मशीन के स्टेटर पार्ट में अब तक हमने कवर किया योक,
उसके बाद पोल एंड पोल शू, उसके बाद फील्ड वाइंडिंग। अब हम चलते हैं डीसी मशीन के रोटर पार्ट पे। रोटर पार्ट में मुख्यतः है आर्मेचर, जिसमें आर्मेचर कोर का योगदान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही मशीन को अगर हम आप नेकेड वे में देखेंगे और उसके कोर को आप बाहर निकालेंगे, रोटर के कोर को, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड आर्मेचर। ये फुल आर्मेचर है, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग की हुई है, कम्यूटेटर एंड शाफ्ट, बियरिंग्स कनेक्टेड है शाफ्ट से। ये स्टेटर वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, एंड दिस इज ब्रशेस। सो उसको हम लोग सेपरेटली करेंगे। सो आर्मेचर डीसी मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है, और ये सिलेंड्रिकल इन शेप होता है और ये शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। आर्मेचर के ऊपर जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उसके आउटर पेरिफेरी पे स्लॉट्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में। ये स्लॉट्स हैं जो रेड कलर के। इन स्लॉट्सों में वाइंडिंग की कंडक्टर्स होते हैं। इन स्लॉट्स में कंडक्टर को पास करा के वाइंडिंग कराते हैं, एंड उस वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। तो आर्मेचर कोर, चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, आर्मेचर कोर के ऊपर फील्ड फ्लक्स का भी इन्फ्लुएंस होता है। फील्ड फ्लक्स एज वेल एज जो हम आर्मेचर के ऊपर जो डीसी सप्लाई दे रहे हैं। आर्मेचर में फील्ड फ्लक्स के इंडक्टेंस से जो करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट के प्रोड्यूस होने से जो फ्लक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर फ्लक्स। उस आर्मेचर फ्लक्स के लिए, उसके स्मूथ ऑपरेशन के लिए, जो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स का जो रिएक्शन होता है, उसको उसके स्मूथ ऑपरेशन के लिए हम लोग आर्मेचर कोर को लो रिलक्टेंस एंड हाई परमिएबिलिटी मटेरियल से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें आयरन और कास्ट स्टील का यूज। और आर्मेचर को ईडी करंट से बचाने के लिए, जब करंट ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा आर्मेचर कंडक्टर में, आर्मेचर कोर में भी ईडी करंट फ्लो होगा, और उसे बचाने के लिए हम लोग आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड करते हैं। आर्मेचर कोर के बाद आर्मेचर के ऊपर की गई वाइंडिंग, जनरली आर्मेचर के स्लॉट्स में जो कंडक्टर को पास करा के जो वाइंडिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। और ये कॉपर से बना होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग जो फील्ड फ्लक्स है और इंड्यूस्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको रोटर फ्लक्स कहते हैं या आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं, इसकी लिंकिंग को प्रोवाइड करना आर्मेचर वाइंडिंग का पर्पस ही होता है कि इसकी लिंकिंग कैसे हो, ताकि डीसी मशीन का ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ ऑपरेशन हो। आर्मेचर वाइंडिंग दो टाइप की होती है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग आखिर होता क्या है? जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये दिस इज द कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर सेक्शन है, सेगमेंट्स हैं, और यहाँ से एक वायर, इस दिस इज द पार्ट ऑफ आर्मेचर, यहाँ से एक वाइंडिंग की हुई है, फिर स्लॉट नंबर किसी स्लॉट से इसको वापस लेके, और फिर कम्यूटेटर के सेगमेंट 2 में डाला गया है, एंड देन उसी सेगमेंट से, यानी ये शॉर्ट हो गया, उसी सेगमेंट से हम एक फिर से वायर को ले जाते हैं और दूसरे स्लॉट्स में डाल के, और उसके नेक्स्ट स्लॉट से वापस ले जाते हैं, और फिर सेगमेंट 3 में डाल देते हैं, फिर से 3 सेगमेंट को शॉर्ट करके और उसके बगल के स्लॉट्स में डालते हैं वाइंडिंग को, एंड देन इस तरीके से सेगमेंट 4 में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो वाइंडिंग हुई, यानी अगर इसको हम सीधा अगर सिंपल भाषा में समझाएं, तो ये अगर स्लॉट्स हैं, छोटे छोटे अगर स्लॉट्स हैं ये, तो हम वाइंडिंग को ऐसे करते हैं, यहाँ ऐसे किया, एंड देन फिर ऐसे किया, एंड देन फिर ऐसे किया, और इस तरीके से हम वाइंडिंग को करते हैं। तो हम लोग ग्राफिक से समझते हैं, करंट यहाँ फ्लो हुआ, एंड देन करंट, इनकमिंग करंट सेगमेंट 2 पे 1 से फ्लो हुआ एंड 2 पे आया, एंड देन अगेन शॉर्ट सर्किट होने के कारण करंट सेगमेंट 2 के वाइंड कंडक्टर में गया, 3 में आया, एंड सो ऑन। सो अगर लैप वाइंडिंग को अगर थ्योरेटिकली समझाया जाए तो क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स है उसको नंबर ऑफ पोल में पहले डिवाइड कर लेते हैं। सपोज अगर 200 कंडक्टर्स हैं और 4 पोल मशीन है, तो 200 डिवाइड बाई 4, यानी 50-50 कंडक्टर्स का एक ग्रुप बना लिया, और उन कंडक्टर्स को पैरेलली में कनेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे 1 से कनेक्ट किया, एंड यहाँ से 1 से कनेक्शन 2 में गया, एंड देन 2 से कनेक्शन 3 में गया, 3 से कनेक्शन 4 में गया, तो ये क्या है, सब कम्यूटेटर से पैरेलली कनेक्टेड है। तो जब इस तरीके की वाइंडिंग करते हैं हम, तो इसको लैप वाइंडिंग कहते हैं। सारे पैरेलल कंडक्टर्स को हम एक ही ग्रुप में डाल देते हैं, एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू कम्यूटेटर। सो लैप वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है, इसीलिए लैप वाइंडिंग के केस में A इक्वल टू P होता है। और इसका पर्पस यही होता है कि चूंकि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लार्ज लोड करंट को कैपेबल हो, लैप वाइंडिंग का कनेक्शन उसी डीसी मशीन में हम करेंगे जिस डीसी मशीन की रेटिंग हाई लोड करंट के लिए कैपेबल हो। सो इन समअप किया जाए तो लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशन मशीन, यानी जिस मशीन का वोल्टेज कम हो और करंट कैपेसिटी यानी करंट डिमांड ज़्यादा हो, लोड करंट ज़्यादा हो, उस मशीन में हम लोग लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। वेव वाइंडिंग
लैप वाइंडिंग के बाद वेव वाइंडिंग को हम लोग देखेंगे। लैप वाइंडिंग के केस में हम लोग क्या करते थे कि पैरेलल पाथ बनाते थे और उन सारे पैरेलल पाथ को एक ही कनेक्शन से फीड करा देते थे सो डेट कि करंट हाई हमें मिल सके। वेव वाइंडिंग के केस में सारे कंडक्टर्स का हम सीरीज कनेक्शन करते हैं और एक लूप बनाते हैं। कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये कंडक्टर का एक कॉइल है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये कनेक्शन किया, ये फर्स्ट कॉइल का एंड पॉइंट हो गया और यहीं से सेकंड कॉइल का हम स्टार्ट पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और ये जो ग्रीन कलर का कनेक्शन दिख रहा है ये फिर से नेक्स्ट कॉइल का, ये हम वाइंडिंग इस तरीके से करेंगे एंड इसी तरीके से इसको वाइंडिंग का स्ट्रक्चर होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक सीरीज में कनेक्शन है। विदर लैप के केस में क्या होता था, ऐसे एंड देन ऐसे। ये कनेक्शन और ये कनेक्शन में दोनों में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। दिस इज द पैरेलल कनेक्शन एंड दिस इज सीरीज कनेक्शन। तो वेव वाइंडिंग के केस में हम लोग सीरीज कनेक्शन करते हैं और सीरीज कनेक्शन करने के दौरान ही अगर आप देखेंगे वाइंडिंग के, तो एक आर्मेचर के स्लॉट्स में एक एक कंडक्टर एक एक पोल को क्रिएट करता है और इसी कारण से द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज 2। क्यों? क्योंकि एक पाथ हमारा स्टार्ट हो रहा है और एक पाथ हमारा एंड हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ओनली 2, लेकिन लैप वाइंडिंग के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। ये आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में एमसीक्यू डायरेक्ट आते हैं। सो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग लैप वाइंडिंग से कम होगा। इस कारण से इस तरह की वाइंडिंग उस मशीन में करते हैं जहां पे करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो और वोल्टेज हाई रिक्वायरमेंट हो। आर्मेचर से लगा हुआ डीसी मशीन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो एसी मशीन में नहीं पाया जाता है वो है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का ही मेन फंक्शन होता है जो डीसी मशीन के ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाता है। अगर इस फिगर को आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ये आर्मेचर का कोर हो गया और ये वाइंडिंग की हुई है एंड दिस इज शाफ्ट। तो कम्यूटेटर आर्मेचर और शाफ्ट को कनेक्ट करता है। कम्यूटेटर कॉपर का बना हुआ होता है जो सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है और ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं वो माइका इंसुलेशन से ये सेपरेटेड होते हैं। दोनों सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए माइका का इंसुलेशन चढ़ाते हैं जो यानी इस तरीके से इन्वर्टेड वी या एम शेप में माइका का इंसुलेशन स्लॉट्स में होते हैं और ये एम शेप में या वी शेप में इसलिए होता है ताकि हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये इंसुलेशन बाहर ना निकल जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कम्यूटेटर जो है वो कॉपर का बना होता है जिसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये आप देखिए ध्यान से देख रहे होंगे कि ये बीच में स्लॉट्स कटे हुए हैं, ये सेगमेंट्स हैं और इसी सेगमेंट्स में माइका का इंसुलेशन किया हुआ है, माइका या प्लास्टिक या पेपर्स। सो कम्यूटेटर जो डीसी मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट होता है डेट इज आर्मेचर और स्टेशनरी पार्ट जो होता है ब्रशेस। मशीन की वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे तब उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए, कम्यूटेटर का काम मोटर के केस में एसी टॉर्क को डीसी टॉर्क में कन्वर्ट करना और जनरेटर के केस में, डीसी जनरेटर के केस में एसी करंट को डीसी करंट के रूप में कन्वर्ट करना। और ये कौन करता है? और जो ये करता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। तो एज ए रेक्टिफायर है ये। डीसी मशीन के जो आप कनेक्शंस हैं इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है जो सेगमेंट्स में बटा हुआ है डेट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। इसकी पूरी वर्किंग जब हम डीसी मशीन की वर्किंग प्रिंसिपल के स्लाइड्स में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ब्रशेस में स्प्रिंग कनेक्टेड होते हैं जिसका काम होता है एक प्रेशर बनाए रखना ब्रशेस का शाफ्ट के ऊपर ताकि करंट कलेक्शन और करंट की जो फीडिंग होगी वो स्मूथ हो, कोई स्पार्किंग नहीं क्रिएट हो। सो ब्रशेस का काम होता है आर्मेचर कंडक्टर से करंट को लेना और एक्सटर्नल सर्किट से आर्मेचर को करंट को देना, करंट को इन एंड आउट करना आर्मेचर कंडक्टर से। मोटर के केस में और जनरेटर के केस में करंट को फीड कराना और करंट को लेना, वाइस वर्सा। ब्रशेस कार्बन के बने होते हैं। जब मशीन का रेटिंग कम हो या स्मॉल मशीन हो उसमें कार्बन ब्रशेस का यूज किया जाता है, लेकिन अगर लार्ज मशीन्स की रेटिंग ज़्यादा हो तो उस केस में हम इलेक्ट्रोग्राफाइट ब्रशेस का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रशेस के एंड में स्प्रिंग कनेक्शन होता है जो कि कम्यूटेटर के सरफेस के ऊपर
वो स्मूथ ऑपरेशन हो सके, जिससे स्पार्किंग क्रिएट ना हो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट्स में होता है और हर सेगमेंट्स के बीच में माइका का आइसोलेशन होता है। तो जब जब कम्यूटेटर रोटेट करता है तो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जब मूव करता है एक कांस्टेंट ब्रश के कॉन्टेक्ट्स के ऊपर, तो स्पार्किंग क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग कार्बन ब्रशेस का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोग्राफाइट ब्रशेस का यूज करते हैं विथ स्प्रिंग, सो डेट कि एक प्रेशर क्रिएट हो सके। तो इस तरीके से हम लोग डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डीसी मशीन, डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, एंड देन फिर देखेंगे डीसी मोटर कैसे वर्क करता है, एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को पूरा देखिए, दिस इज द टेक्निकल वीडियो। एक वीडियो दूसरे से कनेक्टेड है, एक स्लाइड्स दूसरे से कनेक्टेड है, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।